पूरा लाभ ले आए होंगे। प्लीज का पूरा फ्लुएंट सर। थैंक यू सर। दीपिका, दिल्ली में रह रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम पूर्णिया, बिहार और वेयर? सर मैं जोधपुर में अभी मेरी पोस्टिंग है। अभी इंटरव्यू तुम हिंदी में देना चाहोगे कि अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में तो अच्छा। हिस्ट्री लेकर दिया था आपने एग्जाम। जोधपुर में क्या पोस्टिंग है तुम्हारी? सर सिडबी में मैं असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। क्या सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सर। इसका क्या फंक्शन है? सर जो सिडबी एक्ट में इसके 3 फंक्शंस को डिफाइन किए गए हैं, प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग। तो यह एमएसएमई के सेक्टर में काम करता है और इन तीनों फंक्शंस को निभाता है। तो तुम्हारा क्या वर्क प्रोफाइल है, आप क्या देखते हो उसमें अभी? सर फाइनेंस जोधपुर में हो? जी सर, फाइनेंस से रिलेटेड जो एमएसएमई को जो लैंडिंग है उससे रिलेटेड काम करता है। तो सिडबी का सिग्निफिकेंस क्या है एमएसएमई के डेवलपमेंट में? अगर पिछले कई सालों का रिजल्ट देखा जाए तो हाउ इट हैज हेल्प्ड एमएसएमई टू ग्रो? जी सर। सर सिडबी ने अपने तीनों मैंडेट को लेकर काम किया है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। तो सर स्टार्टअप इंडिया के लिए जो फंड है वो सिडबी के थ्रू एडमिनिस्टर हो रहा है। साथ ही एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी की जो फंड है सीजीटी एमएससी के थ्रू, वो भी सिडबी की सब्सिडियरी है। मुद्रा जो माइक्रो यूनिट्स के लिए लोन अवेलेबल कराए जाते हैं, वो भी सिडबी की सब्सिडियरी है। साथ ही सर अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग के लिए यह क्रेडिट प्लस अप्रोच पे काम करता है, जिसके अंतर्गत ना केवल हम फाइनेंसिंग अवेलेबल कराते हैं बल्कि हैंड होल्डिंग और मेंटरशिप भी अवेलेबल कराते हैं। साथ ही सर पॉलिसी लेवल पर डाटा इनपुट के लिए एमएसएमई पल्स नाम की एक रिपोर्ट निकाली जाती है क्रिसिल के साथ मिलकर। इसके द्वारा अभी के वर्तमान में एमएसएमई की क्या स्थिति है उसके लिए सरकार को पॉलिसी के लिए इनपुट मिलता है। तो इन सब काम के थ्रू मुझे लगता है सर सिडबी एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए काम करती है। आपने मतलब बिहार के रहने वाले हैं, पूर्णिया के। जी सर। तो एमएसएमई का बिहार में ओवरऑल प्रोफाइल क्या है? देयर इज अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ एमएसएमई इन बिहार। सर अगर मैं अदर स्टेट्स से बिहार की तुलना करूं उद्योग के क्षेत्र में, तो सर काफ़ी कम एमएसएमईज हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जो स्टार्टअप के ट्रेंड देखे गए हैं उसमें बिहार काफ़ी अच्छा कर रहा है। लास्ट ईयर सर यह दूसरे नंबर पर था सबसे ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर होने के मामले में। लेकिन सर जो स्टार्टअप आ रहे हैं, जो एमएसएमईज हैं सर, उनको ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है ताकि सक्सेस रेट बढ़े। साथ ही सर जो ज़्यादातर एमएसएमईज हैं वो कृषि से संबंधित एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो इसको डाइवर्सिफाई करके मैन्युफैक्चरिंग में भी लाने की ज़रूरत है। आपने मुद्रा लोन की बात की, तो उसको डील किया है कभी आपने डायरेक्टली अपने वर्क प्रोफाइल में? मुद्रा लोन तो बैंक देती है ना? जी सर। मुद्रा सर सिडबी की सब्सिडियरी है, तो बैंकों को, जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो फाइनेंस करते हैं एंड उसका जो पोर्टफोलियो होता है उसके बराबर सिडबी रिफाइनेंस करती है। तो इसका मुद्रा बैंक का क्या आउटकम क्या रहा? हमने सुना है कि कई बार ऐसे लोग नकली कागज पेश करके लोन ले लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बैठ गए हैं। 60-गांठ बैंक मैनेजर से रहती है, मुद्रा लोन ले लेते हैं। क्या इसमें सच्चाई है? सर जो इसमें फ्रॉड के काफ़ी सारे केसेस देखे गए हैं, लेकिन अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो सर वुमेन एम्पावरमेंट में इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। 46% से ज़्यादा मुद्रा में जो बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं हैं। तो अगर सर मुझे लगता है कि कहीं अगर फ्रॉड हो रहा है तो उस केस में रेगुलेटरी मैकेनिज्म को हमें अच्छा करना चाहिए, मॉनिटरिंग को अच्छी करनी चाहिए। ओवरऑल सर मुद्रा का मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था। आप मुझे बताए रूरल डेवलपमेंट में स्कीम चल रहे हैं अलग अलग। जी सर। जैसे कि नरेगा के, महात्मा गांधी नरेगा। तो आपको कहा जाएगा एक किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना एक है, तो इनमें से एक को हटाने के लिए कहा जाएगा, इसको हटाया जाएगा, तो क्या लॉजिक देंगे आप? जैसे कि आपको पॉलिसी मेकर बन जाए आप,
तो आपको कहा जाएगा इसको हटाइए, लेकिन लॉजिक दीजिए आप कि क्यों हटाएं, नरेगा को हटाना चाहे क्यों हटाए उसको। जी सर। सर थोड़ा सा समय चाहूँगा इसके लिए मैं। जी सर। सर मेरी नज़र में सर जो मनरेगा है इसे हटाने के बजाय इसको और अच्छा बनाने की ज़रूरत है। सर मैं सुझाव दूंगा इसमें जो है फोकस वो एसेट क्रिएशन पर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और प्रोडक्टिव यूज करना चाहिए। साथ ही सर कुछ अभी जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट को लेकर आ रही थी कि हम एक कार्ड की तरह प्रोवाइड कराते हैं, जॉब कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स में भी अगर किसी को ज़रूरत है तो वहाँ पर इस जॉब कार्ड की मदद से एम्प्लॉय कर सकते हैं। साथ ही एक सजेशंस यह भी मैंने सुना है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जैसे कि मैनुअल लेबर्स की कमी हो रही है, तो मनरेगा के थ्रू वहाँ पर भी लेबर का यूज किया जा सकता है। तो सर मैं इसे हटाने की जगह रिफॉर्म करने का इसमें सुझाव दूंगा सर। ठीक है सर। बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, आजकल एक चर्चा में है चनपटिया मॉडल। जी सर। ये क्या है कुछ? जी सर। सर चनपटिया मॉडल स्टार्टअप से रिलेटेड है, जो कि पश्चिम चंपारण के जिले में एक प्रखंड है। सर इसको अभी इंडियन एक्सप्रेस के बेस्ट गवर्नेंस जो का अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया है। सर इसके अंतर्गत लॉकडाउन के समय, कोविड लॉकडाउन के समय जो माइग्रेंट्स आए हुए थे उनमें से उनकी स्किल मैपिंग की गई। उनके पास जो स्किल्स थे उनके आधार पर गवर्नमेंट ने कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करवाई, साथ ही जगह दिया और मशीनरी के लिए उनको हेल्प दी गई। इन सब वजहों से सर वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में उभरा है। लास्ट रिपोर्ट जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से 18 करोड़ पर मंथ का उनका अभी ऑर्डर उनके हाथ में है। तो मुझे लगता है सर इसको अगर बिहार में अलग अलग जगहों पर रेप्लिकेट किया जाए तो बिहार इंडस्ट्री का हब बनकर उभर सकता है। इंडस्ट्री के हब बनने की जो पोटेंशियल है उस पर तो और कई बातें होती हैं। ये एक अच्छा मॉडल है जो शायद सस्टेनेबल, प्रैक्टिकेबल हो। जी सर। लेकिन बिहार के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि डिवीजन के बाद जी सर पूरा कंट्री में एग्रीकल्चरल स्ट्रेस है अपने तरीके का, जी सर। और बिहार का एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस अपने तरीके का है। जी सर। क्या नेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस और बिहार के एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस में जो समानता और अंतर है वो बता सकते हैं? एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है कि नहीं, पहले क्या मानते हैं आपकी है? जी सर, मुझे लगता है सर बिहार में एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस है। क्या है, क्या कारण है? सर जो सबसे बड़ी वजह मैं देख रहा हूँ जो कि बिहार को पूरे राष्ट्र से अलग बनाता है, सर बिहार में पर फैमिली लैंड होल्डिंग 0.37 हेक्टेयर की है, जबकि राष्ट्रीय औसत पर बात करें तो यह 1.07 है। तो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग जो है इसको एग्रीकल्चर कॉमर्शियल स्केल पर फार्मिंग के लिए अनसूटेबल बनाती है। दूसरी चीज़ सर बाढ़ को लेकर एक बहुत बड़ी ही समस्या है। उत्तरी बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बाढ़ के समय में अफेक्टेड होता है, जिससे कि कृषि प्रभावित होती है। तो ये दो यूनिक चीज़ें हैं जो बिहार के किसान एक्स्ट्रा फेस करते हैं। अगर ओवरऑल भारत में बात करें तो सर एक तो जो वेदर पैटर्न है, खास करके मौसम का, मानसून का रेगुलर होना, उसकी वजह से कृषि प्रभावित होती है। साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है। खाद, मुझे लग रहा है सर मैंने जो अभी तक देखा है उसके हिसाब से टाइम पर खाद की उपलब्धता ना होना, खासकर यूरिया की, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की। किसानों के पास इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस उस हिसाब से अवेलेबल नहीं है जितनी उनको ज़रूरत है। तो इस वजह से जो ग्रामीण महाजन हैं, अच्छा, ये जो बिहार के फार्मर्स हैं फिर भी डिस्पाइट फेसिंग डिस्ट्रेस, जो सुसाइड्स हैं फार्मर्स के, उसमें बिहार बाकी इलाकों से अच्छी स्थिति में है, कम होते हैं। जी सर। जिन स्टेट्स में होते हैं सुसाइड एग्रीकल्चर से, वो कौन से स्टेट्स हैं? सर मुख्यतः जो मुझे जानकारी है महाराष्ट्र,
गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये तीन तो मुख्य क्यों स्टेट क्यों हैं। क्यों ऐसे इन्हीं जगहों पे ज्यादा होती है, जबकि वो लोग जनरली जी सर। जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी जी बेटर है? जी सर। सर इसकी जो वजह मुझे समझ में आ रही है, इन राज्यों में हाइब्रिड फसलों से खेती की जाती है। जैसे कि कपास की बात करें तो काफ़ी इंटेंसिव होता है, इसमें लोन लेकर किसान कृषि करते हैं। अगर ये फेल्योर हो जाता है तो किसान दिक्कत में आ जाते हैं। बिहार में जबकि मुख्यतः फसलों का जो पैटर्न है वो अलग है, साथ ही बिहार में जो लाइव स्टॉक की फार्मिंग है या एलाइड एक्टिविटीज सब्सिडियरी है, तो वो कंपनसेट करता है। साथ ही बिहार से सीजनल माइग्रेशन देखा जाता है। अपने यहाँ खेती के समय में या तो महिलाएं खेती का काम देख लेती है और पुरुष जो है वो शहरों में माइग्रेट करते हैं, तो इस तरीके से उनकी इनकम सिक्योरिटी कुछ हद तक बनी होती है। जो भारतवर्ष में प्रधानमंत्री और नीति बनाने वाले लोगों का मानना है कि टूरिज्म एक सनराइज इंडस्ट्री है। सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है और टूरिज्म में ऐसा क्या भारत देख पा रहा है जिससे वो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत काम की गुंजाइश है, रोजगार भी बढ़ेगा? जी सर। सर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है सर, सनराइज इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्रीज को बोला जाता है जहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल अदर इंडस्ट्रीज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो। सर टूरिज्म को इस वजह से माना जाता है कि इंडिया में यह सनराइज इंडस्ट्री है क्योंकि इंडिया के पास कल्चरली और आर्किटेक्चर के फील्ड में या जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। खास करके हम बात करें अलग अलग पॉकेट्स की, महाराष्ट्र मुख्यतः फोर्ट्स के लिए फेमस है, राजस्थान भी फोर्ट्स के लिए फेमस है। तो इन सब वजहों से, साथ ही खाने पीने में अलग अलग डाइवर्सिटी है। तो फिर हमारा पोटेंशियल को रियलाइज होने में मेन ऑब्स्टेकल्स क्या है? अभी तक हम टूरिज्म के पोटेंशियल में इवन श्रीलंका से कंपेयर नहीं कर पाते हैं, चाइना से तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। क्यों? सर जो मुख्य वजह मुझे समझ में आ रही है, जैसे कि हमारे पास बुद्धिस्ट सर्किट है, उनका सर अच्छे तरीके से डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन नहीं किया गया, उनके आसपास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए गए, एंड लॉ एंड ऑर्डर का जो एक इशू होता है, जो टूरिस्ट के साथ मिसबिहेव की समस्याएं सुनने को आती है। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे ऐसे लग रहे हैं जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जी सर। ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जो काफ़ी डोमिनेंट था और लास्ट ईयर भारत ने उसको रिप्लेस भी किया है, जो जीडीपी रैंकिंग है वर्ल्ड की। लेकिन ब्रिटेन की अपनी समस्याएं ब्रेक्जिट के बाद ज़्यादा डीप हो गई हैं। क्या समस्या है? हड़ताल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या बात है? सरकारें बदल रही हैं जल्दी सर मुझे एक समस्या ध्यान में आ रही है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई लेवल पर है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। चूंकि पहले जब यूरोपियन इन्फ्लेशन तो सबका प्रॉब्लम है, ब्रिटेन के बारे में स्पेसिफिक ब्रेक्जिट के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ है? सर सॉरी सर, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये भारत सरकार की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसमें टर्शियरी एजुकेशन की क्या स्थिति है? आप जैसे इंजीनियरिंग से सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, लोग अपने प्रोफेशन में नहीं जाते हैं। जी सर। और भी कई समस्याएं हैं। जी सर। ब्रेन ड्रेन के अलावा क्या है, कुछ मेन समस्याएं बताएंगे? जी सर। सबसे पहले तो सर मैं इनरोलमेंट को लेकर बताना चाहूँगा। टर्शियरी लेवल पर? जी सर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा 30% के नीचे है। तो इसका मतलब है बहुत कम 30% लोग ही हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, और जब पहुंचते हैं और ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 45% के आसपास है, जो रिसेंट डाटा है उसके अनुसार। तो जॉब और जो क्वालिफिकेशन है कि जॉब की रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन दोनों की मैपिंग सही तरीके से नहीं की गई है, इस पर काम करना है। और साथ ही सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मुझे लग रहा है कम फोकस किया जा रहा है। अगर इस पर फोकस किया जाए तो काफ़ी अच्छे आउटकम। भारत का रैंक कुछ इम्प्रूव हुआ है इधर हाल के वर्षों में? जी सर। इनोवेशन इंडेक्स में भारत कहाँ है अब? सर 46 रैंक से अभी 40वें रैंक पर आया है सर। ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ, आप लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं। जी सर। तो लघु उद्योग में और कौन सी संस्थाएं हैं भारत में जो इसके विकास में कार्यरत हैं? जी सर।
सर लघु उद्योग में सबसे पहले एक नाबार्ड का नाम लेना चाहूँगा। नाबार्ड लघु उद्योग में सर एक स्पेशल कैटेगरी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको लेकर काम देखती हैं। दूसरा सर स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस या SFCs, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो काम करते हैं। साथ ही हर ज़िले में सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट DIC सेंटर्स होते हैं। ये सरकारी संस्थाएं जो काम करती हैं। इसके अलावा सर MSME के एसोसिएशंस हैं अलग अलग स्टेट में या फिर रीजनल लेवल पर, तो ये सभी मिलके काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बैंक्स के पास काफ़ी पैसा है जैसे पर लोग पैसा लेने आ नहीं रहे, जैसे क्रेडिट अपटेक की बात होती है। जैसे MSME क्षेत्र में आपका क्या अनुभव है? क्या क्रेडिट लेने के लिए लोग आ रहे हैं कि क्रेडिट की कमी है? बड़े उद्योगों में ऐसा पाया जाता है कि लोग बैंक के पास नहीं आ रहे हैं, बैंक के पास काफ़ी पैसा है पर वो दे नहीं पा रहे। जी सर। सर इसमें मैं RBI की रिसेंट रिपोर्ट को मैं कोट करना चाहूँगा, जिसने डबल डिजिट में 19.6% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ है। बैंकों के पास डिपॉजिट 9% के पास है। तो सर मेरी जो अभी की नॉलेज है, रिसेंट रिपोर्ट है, उसके अनुसार कहना चाहूँगा सर, क्रेडिट का डिमांड, क्रेडिट क्रिएशन है, डिमांड है, लेकिन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है लोन देने के लिए। ऐसा है? जी सर। और यही चीज़ MSME सेक्टर में भी है? सर MSME में सर जो मेरा एक्सपीरियंस है सर, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन चूंकि MSME मोस्टली सर अनऑर्गेनाइज्ड है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है लेकिन डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से या तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लोन लेते हैं या फिर इन्हें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेने में प्रॉब्लम होती है। कोविड के बाद जैसे जो डेफिनेशन है जैसा स्मॉल स्केल का, उसमें काफ़ी चेंजेस आए। जैसा उससे क्या फ़ायदा, एक तो क्या चेंजेस हैं अभी जैसा उसके बारे में पता है, और उससे क्या फ़ायदा जैसा मिलेगा इस सेक्टर को? जी सर। सर सबसे पहला चेंज जो मुझे ध्यान में आ रहा है, पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर को अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पर डिफाइन किया गया था। अभी सर दोनों में डिफरेंस खत्म कर दिया गया है, कॉमन डेफिनेशन लाया गया है। साथ ही सर टर्नओवर का भी क्राइटेरिया को इंक्लूड किया गया है। तो सर इससे फ़ायदे होंगे, जैसे कि अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, वहाँ पर जो यूनिट्स थे उनमें इन्वेस्टमेंट इन कोर प्लांट एंड मशीनरी काफ़ी कम होती थी, लेकिन उनका टर्नओवर ज़्यादा होता था। तो इस वजह से जो MSME के फ़ायदे जिनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते थे। बड़ी कंपनियां या जो बड़े खास करके मीडियम से जो लार्ज में जा रहे हैं वो लोग फ़ायदे लेकर जाते थे। तो मुझे लग रहा है सर जो डेफिनेशन चेंज किया गया, इससे ये फ़ायदा मिलेगा करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। और सर जो MSMEs हैं वो अपना जो सेल्स हैं या उनका जो टर्नओवर है उसके ग्रोथ पर भी ध्यान देंगे। अच्छा, डेट मैनेजमेंट जिसमें RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट मैनेजर है, जी सर, तो क्या सोचते हैं कि हमारा जो डेट मैनेजमेंट है जी सर, इंडिया का और स्टेट का जी सर, और स्पेशली बिहार का, जी सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर। सर RBI सर गवर्नमेंट का पब्लिक डेट मैनेजर है, और हाल के वर्षों में मतलब 2 दशकों में हम बात करें तो FRBM एक्ट के थ्रू इसे कंट्रोल करने की बात कही गई थी सर, बट अभी तक विभिन्न कारणों से सर हम इसे अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए सर। तो उस हिसाब से स्टेट का डेट कितना होना चाहिए? किसी राज्य सरकार की डेट की सीमा क्या है? जी सर, ओवरऑल डेट में सर सारे राज्यों का हिस्सा 20% होना चाहिए। अच्छा, जब हम RBI, जी सर, जब पहले RBI क्रेडिट देता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब फिजिकल डेफिसिट होता था, जी सर, अभी क्या पोजीशन है? फिजिकल डेफिसिट को हम कैसे मीट करते हैं? जी सर। सर मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है सर, पहले डायरेक्ट लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता था
प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के थ्रू। अभी सर वेज एंड मीन्स एडवांस का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशन है कि सर्टेन टाइम पीरियड में उनको रिपेमेंट करना है। अगर नहीं वेज एंड मीन्स तो कैश मैनेजमेंट के लिए, जी सर, बट जो लॉन्ग टर्म पैसे की जरूरत होती है उसके लिए क्या अभी क्या सिस्टम है? वो चेंज हुआ है या सेम है? सॉरी सर, मैं ट्रेजरी बिल है, हिंट्स है, आपको बताइए। जी सर, ट्रेजरी बिल वैसे ही है जैसे होते हैं। जी सर, कुछ चेंज हुआ है उसमें? सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं आ ओके, रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जहाँ तक बिहार का जो डेवलपमेंट है जी सर। उसके बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है कि बिहार अपने पोटेंशियल को नहीं अचीव कर पाया, जी सर। राइट? तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आप किसको समझते हैं जिसके चलते, एक दो मुद्दे बताएं जिसके चलते जी सर। बिहार अपनी मतलब जो क्षमता है जी सर। वहाँ तक नहीं जा पाया? जी सर। सर, बिहार में रिसोर्सेज का अभाव है, खासकर खनिज उससे संबंधित। लेकिन ये सर मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि उद्योग धंधों के विकास में बाधा बन सकती है। अदर जो है सर, जैसे कि सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर का इशू, इसकी वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। दूसरा सर, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें सपोर्टिव मतलब ये उतनी सपोर्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। तीसरा सर, कृषि पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है हमें, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद उसमें एजुकेशन एंड स्किल्स की कमी है। नॉर्थ बिहार को सर अलग तरीके से देखा जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बाढ़ की प्रॉब्लम है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए। खास करके जैसे मखाना को जीआई टैग मिला है, तो नॉर्थ बिहार में मखाना से रिलेटेड। ओके, हॉबीज का क्या लिखा आपने, इसमें दिख नहीं रहा? जी सर। हॉबीज है आपके कुछ? जी सर, कुकिंग। अच्छा, कुकिंग हॉबी है आप? जी तो किस तरह का पदार्थ बनाते हैं आप? जी सर, बिहार की कुछ स्पेशल डिशेस हैं, खास करके सीमांचल से जुड़ी हुई, मैं उन्हें बनाता हूँ। सीमांचल की 2 डिश हैं काफ़ी फेमस हैं सर, जिन्हें कि पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में भी खाया जाता है। बगिया और भक्को बोलते हैं, ठंड के महीने में बनती है। इसके अलावा सर कढ़ी बड़ी, जिसको कढ़ी बड़ी जो बिहार का जी, वो घुगनी मुढ़ी, ये चीज़ें मैं बनाता हूँ। तो ये आपने ऐसे सीख लिया है, किसी ने सिखाया आपको? सर मैंने मदर से सीखा है अपना, और फिर धीरे धीरे इसमें एक्सपेरिमेंट किया खुद के लेवल पर, तो अलग अलग इसी पे चीज़ें मैं बना पाता हूँ। मौका मिलता है घर में कुकिंग करने का अभी भी? जी सर, छुट्टी के दिनों में जनरली मैं खाना बनाता हूँ, और जब भी घर जाता हूँ तो माँ मुझे एक दिन के लिए किचन देती है। एक दिन की किचन आपको देती है? जी। तो अब फूड में आपका वही जो मतलब ट्रेडिशनल फूड होता है बिहार का, कुकिंग वही है कि आपने कुछ इनोवेशन करके कुछ दूसरे फूड को भी शामिल किया है? सर हेल्थ फूड, बार फूड, डाइट फूड, बहुत सारे टर्म्स आते हैं। जी वो सर। सब भी कुछ है? नहीं सर, मैंने जो बिहार के ट्रेडिशनल फूड है उसी में खुद का इनोवेशन किया है। जैसे कढ़ी बड़ी बनाने के जो बिहार में बनाए जाते हैं, तो मैं अलग अलग जगहों पर रहा तो वहाँ से कुछ चीज़ें ली, उनको मिक्स करके एक नई तरीके की कढ़ी बनाता हूँ। जोधपुर में आप कितने साल से हैं? 1.5 साल से? नहीं सर, सितंबर से हूँ मैं। मतलब 4-5 महीने जी से। सर। तो जोधपुर के आसपास के एरिया में कहीं आपको एक टूरिस्ट ग्रुप में भ्रमण करने का मौका मिला? जी सर, मैं जैसलमेर गया हूँ। जैसलमेर गए हैं? जी सर। तो जैसलमेर में कहाँ कहाँ घूमा आपने और क्या घूमा? सर जैसलमेर का लिविंग फोर्ट में गया हूँ। सैम डेजर्ट है सर, मैं वहाँ पर गया हूँ। और सर मुझे एक हवेली है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। पटुओं की है? जी सर, वहाँ पर गया हूँ मैं। जैसलमेर में 3 जगह गया हूँ। अच्छा, वहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहाँ नहीं गया? नहीं सर, समय का अभाव था, उस वजह से मैं नहीं जा पाया। जैसलमेर में एक बड़ा चीज़ है जो साफ साफ दिखता है ज़मीनों पे, वो क्या दिखा आपको? जहाँ भी घूमिएगा जैसलमेर वो नज़र आएगा आपको। सर बबूल की झाड़ियाँ वो मुझे दिखी हैं हर जगह पर, कटीली झाड़ियाँ मुख्यतः रूप से। नहीं, मैं विंड टरबाइन की बात कर रहा था। जी सर, विंड टरबाइन भी है। देखा आपने? जी सर, विंड एंड सोलर दोनों हैं। काफ़ी लगा हुआ है विंड। जी सर। ठीक है,
हो गया इंटरव्यू, हम लोग बुलाएंगे आपको। जी थैंक यू सर। बैठ जाइए। थैंक यू साहू जी, आप बताइए हमको क्या है? नहीं, बाकी लोग ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन था कि नरेगा को बंद करने के लिए कहा जाए तो क्या लॉजिक देंगे? जैसा कोई रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे थे। मैंने सपोज आपको यू आर द एग्रीकल्चर और आरडी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, यू वांट टू समझ ऐसे कि सीनियर ब्यूरोक्रेट हो गए और पॉलिसी चेंज कर रहा है, सरकार बोल दिया कि आपको तो आपका ओपिनियन गलत नहीं है कि आपका ओपिनियन है सवाल, लेकिन ये नहीं था कि मनरेगा को आपने रिफॉर्म करने की जो बात बताई वो तो ठीक है, मनरेगा हटाना हो तो क्या आर्गुमेंट देंगे, ये सवाल था कि अगर पॉलिसी में चेंज करना है। वही नहीं तो इसका दो जवाब हो सकता है। अगर आपके पास है तो कि नहीं बंद करने के लिए आपका मीन्स है, तब तो आप अपने उत्तर देंगे। नहीं तो आप बोलेंगे कि मैं तो नहीं इसमें सहमत हूँ, लेकिन जो आर्गुमेंट आ रहा है कि बंद किया जाए उनके आर्गुमेंट मैं पेश कर सकता हूँ। आई कैन गिव द आर्गुमेंट्स व्हिच आर पीपल आर रेजिंग अगेंस्ट इट। ओके सर, ऐसे करके बोलना। These are the arguments। कोई जरूरी नहीं कि आपके आर्गुमेंट हो कि बंद कर दिया है, आप आर्गुमेंट नहीं भी हो सकता हो, लेकिन मार्केट में तो आर्गुमेंट है ना, कुछ लोग तो बोल रहे हैं ना। मनरेगा डिबेट जो डिबेट चल रहा है उसको आर्गुमेंट को दे दीजिएगा, ऐसे करके बोलना चाहिए। उसके बाद अपना ओपिनियन। खैर एक तो एक ये हुआ, पूछे भी सवाल, ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो आपके पर्सनालिटी से परिलक्षित होता है वो तो ठीक है कि वेरी कॉन्फिडेंट एंड कूल पर्सन, जो जानते हो उसको ठीक से बोलते हो, जो नहीं जानते उसको नहीं कर देते हो। बट ये तो है कि सिडबी और माइक्रो, ये सब माइक्रो फाइनेंस को लेके, एग्रीकल्चर फाइनेंस को लेके सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे आपको, बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे आपको। उसको एक बार और देख लीजिए, जो डेफिनेशंस कोविड के बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे। एमएससी का डेफिनेशन भी रिवाइज किया गया है, जानते हो कि तुम्हारा ट्रेड है, आपका तो वही सिडबी का टोटल टर्नओवर है और कितना उसने पैसा बांटा है, क्या इसका पेड अप कैपिटल कितना है सिडबी का, सर देख लीजिए। पेड अप मुझे ध्यान में है। हाँ, और कितना ऑथराइज्ड है, कितना क्या है ना, वो कोई पूछ सकता है, हो सकता है कि कोई मिनिस्ट्री से कोई सीनियर आदमी पहले काम किया हो, कितना उसने, जितना उसका कैपिटल है उसको कितना लेवरेज किया, कितना बांटा है ना, इक्विटी के हिसाब से वो देख लीजिएगा, है ना, कि बहुत ज्यादा बांट रहा है कि नहीं, होता बांट ही नहीं रहा है ज्यादा पैसा, देख लीजिए। एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ज्यादा है ना, एम्प्लॉयमेंट में भी ज्यादा और एक्सपोर्ट में भी ज्यादा है। फिर भी चूंकि ये सेक्टर बहुत मॉडर्नाइज नहीं है, इसलिए उसका जो इफेक्ट है वो इकोनॉमी में नहीं दिखता है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट में 40% तो ये एम्प्लॉयमेंट में भी उतना ही है करीब। तो उसके बावजूद क्यों नहीं ये वाइब्रेंट सेक्टर है, क्योंकि इसका बहुत क्रिटिकल रोल है, तो एक जवाब तैयार कर दीजिएगा उस तरह से। जी सर, थैंक यू सर। तो कुछ पूछना चाहते हो सर? जनरल क्वेश्चंस पे मुझे लगता है कि मैं मतलब सही से नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे कि कुछ पहले अपने डोमेन से बाहर जाके। जी सर, एचआर बेस्ड क्वेश्चन। पहले अपने इंजीनियरिंग की, बैंकिंग की, अब सिविल्स में क्यों आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ सही से। इसमें क्या दिक्कत है, क्या नहीं कर पा रहे हो ठीक से, क्या तुम बोलते हो जो लगता है ठीक नहीं बोल पा रहे, बोले बताओ। सर मेरा जवाब ये होता है कि सर मैंने इंजीनियरिंग किया क्योंकि इससे एक मुझे स्पेसिफिक डोमेन मतलब टेक्निकल नॉलेज मिल गई, एम्प्लॉयबिलिटी के ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद मुझे अर्जेंटली जॉब की ज़रूरत थी, मैं एजुकेशन लोन से पढ़ाई किया था, तो बैंकिंग में मुझे आसानी से जॉब मिल गई, तो मैंने बैंक ज्वाइन किया। सर जब एक बार मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया तब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्कोप है। एंड मेरी मदर भी हैं, उनका करीब 20 साल का रहा है कंट्रीब्यूशन सोशल सर्विस में, जिसके लिए कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है, मदर वाला जरूरत नहीं है, लेकिन आपका आंसर तो ठीक ही है कि भाई पहले तो कोई ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर आपको सोशल सर्विस में जाना चाहिए ना, मदर से इंस्पायर्ड है तो सिविल सर्विस क्या है, सिविल बिकम ए मॉडल फॉर सोशल सर्विस। काउंटर क्वेश्चन आएगा। जी सर, ये आंसर और प्रिसाइज हो सकता है, मतलब इस आंसर में इतना क्या जरूरत है, इतनी स्टोरी टेलिंग नहीं करना। आप बोलो ग्रेजुएशन की डिग्री लिया क्योंकि एक ग्रेजुएशन डिग्री है, चाहे वो बीकॉम करते हैं या बीटेक करते हैं। साइंस का एक टेम्परामेंट था, मैं पढ़ रहा था। जी सर। उसके बाद से जब एम्प्लॉयमेंट मार्केट को एक्सप्लोर किया तो कई चीज़ें सामने नजर आई, और जो जैसे मिलता गया और लेता गया, लेकिन अल्टीमेट गोल हमने मन में बनाया था कि मुझे
सिविल सर्विस। प्रशासनिक सेवा में जानी है, तब पूछेंगे क्यों जानी है, तो उसका जवाब बना के रखिए। भाई कोई सिविल सेवा में क्यों जा रहा है, इसके लिए कोई रामायण से लिखा हुआ स्टैंडर्ड आंसर नहीं है ना यूपीएससी के पास भी। नहीं सर। तो सबका आंसर अलग होगा ना। लगना चाहिए कि बेतुका नहीं है और लॉजिकल genuine लगना चाहिए। लगना Genuine। That's all। बस और क्या। तो तुम्हारे जेन्युइन लग रहा है जो बातें बता रहे हो, तो थोड़ी कोई है कि वो नहीं मिल क्यों रहा कोई है। क्राइम थोड़ी कर रहे हैं आप, अगर आप सिविल भाई सर्विस की तुम्हारा तैयारी कर आंसर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलते हुए तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा तो कुछ नहीं रेफरेंस है। नहीं सर। तुम्हारा आंसर तुम्हारा आंसर है, इट शुड जस्ट वर्क लॉजिक्स में जाते हैं अपने को, ये मत करो। बहुत आइडियलिस्टिक आंसर से बचना है, प्रैग्मेटिक आंसर देना है। And it's not a crime. It's not. You are not doing any sinful act. है ना? आप चॉइस और आपका नॉलेज उसमें भी कहीं भी काम आएगा, है ना, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। ना वो मेंबर सब आगे निकल गए हैं उससे, है ना, वो केवल ऐसे ही वो पूछ सब- लेंगे, ऐसे ही पूछ बहुत लेंगे। बड़ा आंसर उसका वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो सब ऑकवर्ड लगता है। कभी पूछते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे काम में आएगा। एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ वही नहीं पढ़ते हैं ना, आप लॉजिक, आर्गुमेंट, रीजनिंग, एनालिसिस, वो वो सब सब पार्ट चीजें जानते हैं ना, खाली मैकेनिकल तो आपकी थॉट ट्रेनिंग होती है, थिंकिंग की ट्रेनिंग होती है। तो ये सब ऐसे यूज होगा कहीं भी आपका फैकल्टी। जाओ कड़ी बड़ी बनाओ, जाओ तुम। अच्छा है नहीं, बाकी चीजों में हम लोग आपका देखिए भाई अच्छा You are good। परफॉर्म किया तो आप ठीक से जाइए, ओके थैंक यू सर। वर्कआउट करिए अपना। अभी कब है इंटरव्यू? 15 फरवरी को। हाँ ठीक है, रिवाइज करते रहिए। पेपर पर ठीक से पढ़ते हुए चले जाओ। जी सर। जो सबसे जाके बड़ा मैंने सुबह में पूछा सवाल, पेपर पढ़ा कि मुगल गार्डन का नाम कर दिया गया है, क्या नाम, अमृत उद्यान। जी सर। तो कोई पढ़ के आएगा मेरे जैसा मेंबर सुबह पेपर तो पूछ लेगा, तो व्यू तो देना पड़ेगा ना। जी सर। तो पहले से इस तरह का पेपर पढ़ते रहोगे तो अच्छा ही आ गया, न्यूज में कहीं पूछना था कहीं जी हमसे। तो फॉर्मुलेट कर लेना। जी सर। अभी 15 दिन में पता नहीं क्या क्या आ सकता है, जी सर। लाइक दैट। जी ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।